नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेहूं की खेती। और गेहूं की खेती में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं खरपतवार नियंत्रण। और इससे पहले हम लोग सिंचाई, ठीक है, और जितने भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट गेहूं की खेती से, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उनको पढ़िए, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हुए। सबसे पहले हम वन लाइनर से स्टार्ट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये क्यों रखे हैं, क्योंकि मैंने इसलिए रखे हैं कि मैंने हर एक अपने वीडियो में कुछ चीज़ें बताई हैं। ठीक है, उनका ये निचोड़ है इतना सा, जो आपके यूपी कैडेट, आईसीआर, वीएचयू, किसी भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और दोस्तों बोर्ड के एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है, और वाइवा में भी एग्जामिनर पूछते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती है, ये बेस है गेहूं की खेती का, अगर नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि गेहूं की खेती में आपको 0% आता है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन बनेंगे तो इतने से ही बनेंगे, ये समझ लो बेस है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। मैं जब ये टॉपिक गेहूं की खेती का ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में आप लोगों को बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पीडीएफ दे दूंगा, या एक वीडियो ही सेपरेट बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिमी एशिया। ये चीज़ें समझाने वाली नहीं है, इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या है, लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। देखो समझो, अगर आपने देखा हो कि घरों में हमारे चूल्हे या गैस के ऊपर रोटियां जब सेकी जाती हैं तो रोटियां फूल जाती हैं। ठीक है, पतली पतली सी होती है और फूल के ऐसी गोल गोल हो जाती हैं। तो वो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसमें दोस्तों ग्लूटीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसके कारण रोटियों का फूलना होता है। ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही रोटियों का फूलना उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रिटिकल की बात करें तो ये गेहूँ और राई की क्रॉस से बना है, राई और गेहूँ का क्रॉस करा के। ये सबसे पहले किसने बनाया था, इसकी खोज किसने की? तो रिम्पू ने की थी। और कब की थी? 1888 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप आपको छोड़ना पड़े, तो रटना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करिए आप। नेक्स्ट है, सुपर गेहूं के पिता कौन है? तो एस नागराजन है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो गेहूँ में बौनेपन का कारण कौन है? तो नोरिन 10, जिसे हम नोरिन 10 जो जीन होता है उसके कारण गेहूँ के अंदर जो ड्राफिनेस आती है। देखो पहले शुरू से समझो, जो हमारी देसी प्रजातियां थी गेहूं की, तो वो क्या हुआ करती थी, बहुत लंबी हुआ करती थी। तो उनका जो तना हुआ करता था बहुत लचीला हुआ करता, जरा सी भी हवा और पानी बरसता तो उसमें क्या हो जाता, वो लेट जाती थी खेत में, तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो जाता था। तब हमारे डॉक्टर नॉर्मन वोरलाग हुए, उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, और उन्होंने नोरिन 10 जो जीन था उसके द्वारा वो ड्राफनेस लाए। गेहूं की जैसे लंबी लंबी प्रजातियां हुआ करती थी तो उन्होंने छोटे गेहूं बना दिए, और उनका जो तना था वो भी कठोर हो गया और अच्छे पौधे हो गए छोटे। तो वो क्या हुआ होते हैं, अब देखो हवा चलती है या पानी भरते हैं तो इतनी आसानी से वो नहीं गिरते हैं। तो जो डॉक्टर नॉर्मन वोरलाग थे उन्होंने ये चीज़ लाई। फिर अपने इंडिया में जो हुए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, है ना, आप लोगों को पता होगा इन दोनों लोगों के बारे में, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे डॉक्टर नॉर्मन वोरलाग किसके पिता हैं और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये किसके पिता कहे जाते हैं। दोनों के जो क्वेश्चनों के कमेंट में आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, मैं देखूंगा कौन लोग पढ़ते हैं, क्या कौन कौन से लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी। आप लोगों को पता होगी 22.5 सेंटीमीटर होती है। अब पंक्ति से, जैसे गेहूं एक रो में ये बुआई की है, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, ऐसे रो बनती चली जाती हैं। इनके बीच में जो ये दूरी होती है, ये दूरी कितनी रखी जाएगी? तो वो 22.5 सेंटीमीटर रखी जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है, गेहूं में सिंचाई करने की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? मैंने कल ही ये बात बताई, CRI स्टेज जो होती है, जो अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये कब से कब तक की होती है? तो ये 20 से 25 दिन बाद इसकी सिंचाई की जाती है, पानी दे दिया जाता है CRI पे। अगर हम CRI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अक्सर पूछी जाती है, और कल मैंने पढ़ाया है, जिन लोगों को पता होगी वो लोग बता देंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ यार पीछे वाले वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है रहेगा कि ये प्रजातियों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये कौन सी है? कल्याण सोना, इसी को HT 2393 प्रजाति भी कहते हैं। इसका कल्याण सोना का ही नाम है HT 2393 प्रजाति। ठीक है, ये गेहूं की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं कि भाई देखो हर एक क्रॉप होती है, चाहे वो धान की हो, बाजरा हो, बारले हो, कुछ भी हो भाई।
ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसका हम लोग टेस्ट वेट निकालते हैं। तो 1000 दानों का टेस्ट वेट जो वजन होगा उसी को हम टेस्ट वेट कहते हैं। 1000 दाने ले लेंगे, उसको तौल लेंगे और उसके बाद में वजन करने के बाद में जो उसका वेट निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट वेट। ठीक है। तो ये बात किसी भी क्रॉप की बात चल रही हो, ठीक है, उसकी 1000 दानों का ही टेस्ट वेट निकाला जाता है, वो कितने भी ग्राम हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम। अब यहीं पे अगर हम बात कर दें कि जो आपका फाइलेरिस माइनर होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गेहूं का मामा, उसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई उसका टेस्ट वेट कितना होता है गेहूँ के मामा का, तो वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है। तो ये भी याद रखना। अभी हम लोग गेहूं के मामा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है गेहूं कौन सा पौधा है। गेहूं कौन सा पौधा है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है, कैसा है, तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। इसको क्या है, लंबी प्रकाश अवधि का पौधा है। अब देखो लंबी प्रकाश के अवधि का पौधा आप लोगों को समझाते हैं। लंबी प्रकाश का मतलब ये होता है कि जब हम बुवाई करते हैं तो इसको प्रकाश बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लंबी प्रकाश की अवधि का पौधा। ठीक है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको एक की नोट दे दिया कि भाई क्यों नहीं आप लोग पढ़ते हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम आ जाएंगे क्या करोगे आप लोग, तो इसलिए मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक है जो खरपतवार नियंत्रण, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक बीज पत्री खरपतवार। इनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोनोकॉट। इंग्लिश में जानते रहिए, जिससे कि क्या होगा कि कभी भी मोनोकॉट आया तो समझ में आएगा कि एक बीज पत्री। अब बात कहोगे, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई एक बीज पत्री क्या होती है। देखो आप लोग देखे होंगे कि कुछ बीज होते हैं सिर्फ ऐसे होते हैं, ठीक है, गोल गोल मान लो कुछ इस तरीके से होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं और उनमें बीच में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चना है, चना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इधर एक इधर। तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा होगा, 2 बीज पत्री हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा एक होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोकॉट। इसको क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। और जो डिवाइड हो जाता है इसको बोलते हैं डाइकॉट। ठीक है, तो याद रखना डाइकॉट का मतलब होता है 2 बीज पत्री और मोनोकॉट का मतलब होता है 1 बीज पत्री। ठीक है, इसको गांव की भाषा में या अदर लैंग्वेज में बोलते हैं गुल्ली डंडा। इसको फाइलेरिस माइनर बोलते हैं। ठीक है, फाइलेरिस माइनर, या तो इसको गेहूं का मामा बोला जाता है, ये लिखा हुआ है। इसे गेहूं का मामा या मंडूसी भी कहते हैं। ठीक है, या एक प्रकार का गेहूं का जो मामा होता है या फाइलेरिस माइनर होता है, ये नकलची या मिमिक्री खरपतवार होता है। अब आप लोग समझेंगे भाई मिमिक्री क्या होता है, नकलची क्या होता है। गांव में देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ एक्ट्रेस की नकल उतार लेते हैं, या किसी तरीके से हम किसी की नकल उतारना। जैसे कि घरों में क्या होता है कि कोई बोल रहा है, हम छोटे हुआ करते थे तो हम उनकी बात को दोहरा देते, तो कहते कि हमारी नकल मत बनाओ। इसी तरीके से जो गेहूँ होता है, हूबहू गेहूं की तरीके का ही पौधा फाइलेरिस माइनर अपना रंग बना लेता है, अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेता है। आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये गेहूं का पौधा है या गेहूं के मामा का पौधा है, तो उसी को बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट नियंत्रण। इसके नियंत्रण की बात करें तो आइसोप्रोट्यूरान 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका हम यूज करते हैं। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसोप्रोट्यूरान के ऊपर। और एक बात बता दें कि आइसोप्रोट्यूरान की पहले कहानी समझ लेते हैं। एक क्या 2 स्टेट हैं, पंजाब और हरियाणा, सबको पता होगा। ये क्या करते थे कि इन लोगों की देखो मुख्य खेती ही गेहूं और धान हुआ करती है। तो ये लोग क्या किया करते थे, जब गेहूं उगाते तो उसमें जब मामा हो जाता था तो वो लोग क्या किए, आइसोप्रोट्यूरान ही देते रहे। इससे क्या हो गया, वो इसके प्रति प्रतिरोधक हो गया। अब प्रतिरोधक का मतलब समझिएगा, जैसे कि प्रतिरोधक का मतलब ये होता है कि हम जैसे कि कुछ लोग नशीली दवाओं का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो लोग दवा खाते रहते हैं। ठीक है, उनको अगर कोई भी एक छोटा मोटा कीड़ा होता है, कुछ काट खाए, ठीक है, उनके कुछ नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों उनको क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो उसके प्रति प्रतिरोध हो गए हैं, उनके प्रति प्रतिरोध होते चले गए हैं, उनको कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से आइसोप्रोट्यूरान जो था वो दोस्तों गेहूं के मामा के प्रति प्रतिरोधक हो गया, वो उससे नष्ट ही नहीं होता था। ठीक है, उसमें डालते तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तो जो हरियाणा और जो हमारा पंजाब है वहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो हमारे एक हुए थे वैज्ञानिक डॉक्टर RK मलिक, जो कि हिसार से हैं, एट हिसार, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पर रिसर्च किया और इन्होंने पता लगाया कि आइसोप्रोट्यूरान से गेहूं का मामा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो
उसके प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है, वो प्रतिरोध हो चुका है, तो इस कारण से नहीं वो हो पाया। ठीक है, तो इसकी जगह पे इन्होंने क्या किया कि गुल्ली डंडा आइसोप्रोटान के प्रति प्रतिरोधी हो चुका, तो इसके स्थान पे इन्होंने बताया कि इसके स्थान पे सल्फ्यूरान 20 kg प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि आइसोप्रोटान प्रतिरोधक किसके प्रति प्रतिरोधक है, तो गेहूं के मामा अर्थात फाइलेरिस माइनर के प्रति प्रतिरोधक है। और पूछा जाएगा उसके स्थान पे क्या यूज़ किया जाता है, तो सल्फ्यूरान यूज़ किया जाता है। इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना। अभी हम लोग एक एक करके इमेज में भी देख लेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जंगली जई, जिसको एविना फतुआ भी बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जिसको हम गुल्ली डंडा लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको फाइलेरिस माइनर, गेहूँ का मामा। देखिएगा अगर इसकी हम पत्तियां देखें और गेहूं की पत्तियां देखें तो सेम लग रही हैं ना, तो ये चीज़ जो होती है इसीलिए इसको मिमिक्री बोला जाता है, नकलची बोला जाता है। आप लोग समझ गए होंगे इमेज में देखकर, और गेहूं की खेत में अक्सर ये देखने को मिलता है। उसके बाद में आप देखिएगा जंगली जई, जिसको हमने एविना फतुआ बताए थे। देखो कुछ इस तरीके से होता है, ये भी गाँव में आसानी से खेतों में देखने को, गेहूँ के खेत में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे द्विबीजपत्री अर्थात डाइकॉट अर्थात 2 बीजपत्री। सबसे पहले हमारा बथुआ, जिसको हम साइंटिफिक नेम होता है इसका जीनोपोडियम एल्बम, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर यूपी कैडेट में पूछा जाता है। फिर उसके बाद में कृष्ण नील, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एनाग्लेसिस आर्वेसिस। इसके भी हम इमेज दिखाएंगे, आप लोगों के दिमाग में बन जाएगा कि ये पौधा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना भी इसमें है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है सेंजी को बोलते हैं मेलिलोस अल्वा। ठीक, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आती है हिरनखुरी, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस। ठीक है, ये गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। अब वर्ड आ गया आपत्तिजनक, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि गेहूं के जो सीड होते हैं अर्थात बीज होते हैं, उसके हूबहू हिरनखुरी के भी बीज होते हैं। अगर ये एक में गेहूं के बीज में मिल गए हिरनखुरी के बीज, तो आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि जो हिरनखुरी है ये आपत्तिजनक खरपतवार है आपका। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें तो ये सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए 2,4-D 0.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से फसल की बुवाई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। अब देखो यहाँ पे चीज़ समझिएगा, अभी मैंने जब बताया कि जो मोनोकाट होते हैं अर्थात एक बीजपत्री होते हैं उसमें आइसोप्रोट्यूरान का यूज़ करते हैं, और हमारे जितने भी द्विबीजपत्री होंगे उनमें जो खरपतवार नियंत्रण का यूज़ किया जाएगा वो 2,4-D का यूज़ किया जाएगा, कोई भी हो। अब देखो 2,4-D का यूज़ करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में, जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। ठीक है, जैसी भी होती हों पत्तियाँ, मैं पत्तियाँ नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, तो जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं उनमें हम किसका यूज़ करते हैं? 2,4-D का यूज़ करते हैं। अब देखो, जब हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो ये कब से कब तक करना चाहिए? तो ये 45 से 50 दिन के बाद तक किया जाता है नियंत्रण। ये चीज़ याद रखना, 45 से 50 दिन के बाद तक हम नियंत्रण गेहूं में खरपतवारों का करते हैं। उसके बाद में गेहूं में खरपतवार नियंत्रण नहीं होता है। ओके, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और 2,4-D भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी टिक लगा लिए, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आजकल गेहूं में नया खरपतवार जिसका नाम है मेटासल्फ्यूरान काम में लेते हैं। क्योंकि देखो 2,4-D ये भी क्या हो गया है, ये पुराना हो गया है, तो उसके जगह पे आज जो नई मार्केट बनी हुई है उसमें हम लोग ज़्यादातर लेते हैं मेटासल्फ्यूरान का यूज़ करते हैं, जिसकी मात्रा हम 4 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर प्राप्त करते हैं। ओके, और PDF आपको नीचे मिल जाएगी या आपको WhatsApp नंबर पे हमारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, कृष्ण नील जिसको हम बोलते हैं एनाग्लेसिस आर्वेसिस, आप इमेज में देखिएगा कुछ इस तरीके से होती है। ये तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ठीक है, गांव में इसको गुजिया नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद जिसे सेंजी बोलते हैं मेलिलोलस अल्वा। सेंजी का कुछ प्लांट इस तरीके से होता है, ये भी देखने को गाँव में बहुत आसानी से मिल जाता है। और आप लोग देखें, देखो इमेज दिखाने का पता क्या मकसद होता है, जिससे कि क्या है, आप लोग जैसे ही पौधा देखेंगे दिमाग में अरे ये तो सर ने बताया था कि ये मेलिलोलस अल्वा है, इसको हिंदी में सेंजी बोलते हैं, इसलिए दिखाते हैं। हिरनखुरी जिसको हम कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस बोलते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, और इसके बीज अगर गेहूं के बीज में मिल गए इसको अलग करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि आपत्तिजनक खरपतवार। ओके, ये चीज़ याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।